हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो साइंस की एक धुआंधार शुरुआत की जा चुकी है। इसमें आप चीज़ों को अच्छे से मेरे साथ समझते हुए चलिएगा, विज्ञान बहुत आसान हो जाएगा। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे या क्वेरी होंगे उनको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या दिक्कतें आ रही हैं या क्या समस्याएं, क्या क्वेश्चन आपके हैं। बाकी ये चैनल आपका है, इसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो भौतिक विज्ञान में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है मूल राशियां और मूल मात्रक इस पर डिस्कस किया था। इसके अलावा व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक पे बात किया था। आज हम लोगों को डिस्कस करना है सदिश और अदिश राशियों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियां ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी राशियों को हम क्या बोलेंगे, सदिश राशियां। क्लियर है भाई। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान, और दिशा आप जान रहे हो, कोई निश्चित दिशा। ठीक है। अब देखो कैसे हमको ये पता लगता है कि रटना नहीं है। पहली बात है जान लीजिए कि रटना नहीं कि हाँ हम चीज़ों को रटते हुए चलिए, समझना है चीज़ों को। जैसे हम बात कहें बल की, बल कैसी राशि है। बल मान लीजिए मैंने इस बोर्ड पे बल लगाया, तो बल क्या है, एक दिशा में काम करेगा। क्लियर है ना। बल एक दिशा में ही काम करेगा, चाहे जिधर की आप ऊपर की ओर किसी वस्तु को ढकेल रहे हो तो ऊपर की ओर बल, नीचे की ओर, दाएं बाएं, कहीं भी किसी भी दिशा में आप अगर किसी वस्तु को ढकेलना चाहोगे तो आप बल उसकी दिशा में लगाओगे जिधर आप ढकेलना चाह रहे हो। इसका मतलब बल कैसी राशि है, बल सदिश राशि है। ठीक है ना। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उनको हम बोलते हैं सदिश राशियां। हैं कौन कौन सी, जैसे विस्थापन है, विस्थापन, बल से संबंधित सारी चीज़ें, बल से संबंधित सारी भी चीज़ें सदिश हो जाएंगी। जैसे भार हो जाएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल। बल कहीं रहेगा तो उसकी एक दिशा होनी तय है ना भाई। क्लियर है। इसके अलावा वेग से संबंधित जो भी चीज़ें, जैसे संवेग हो गया, आवेग, आवेग। अगर वेग है तो त्वरण भी आ सकता है, बिल्कुल आएगा। वेग में परिवर्तन हो रहा है, त्वरण जनरेट होगा। तो वेग हो गया, संवेग, आवेग, त्वरण और बल, विस्थापन। ठीक है। इसके अलावा भार, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, अवकेंद्रीय बल, जितने भी बल की कंडीशन आएगी वो सब किस में आएगा, इसी में आएगा। इसके अलावा बल आघूर्ण, ठीक है ना, बल आघूर्ण। तो ये सब कैसी राशियां हैं, तो ये सब कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है और ये सब एक निश्चित दिशा में ही काम करते हैं। क्लियर है ना। विस्थापन का मतलब क्या होगा, विस्थापन का मतलब होगा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे मान लीजिए आपको बिंदु ए से बी तक जाना है, सड़क इस तरीके से बनी हुई है, पहले यहाँ जाएंगे इस पॉइंट पर सी पर, फिर यहाँ से यहाँ आपको जाना है। तो आप क्या करोगे, आपने देखा कि कोई शॉर्टकट रास्ता अगर ऐसे इस तरीके से आपको मिल रहा है तो आप कहोगे कि हम ऐसे सीधे क्यों ना चले जाएं। ठीक है। अगर आप इस तरीके से ऐसे सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो न्यूनतम दूरी है यही भैया क्या है, यही क्या है, विस्थापन। तो ये विस्थापन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं न्यूनतम दूरी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है। बल आपको बताया ही कि बल एक प्रकार का खिंचाव धक्का है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। वेग का मतलब जैसे अगर आपसे कहा जाए कि जो है कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है पूर्व की ओर जा रहा है,
ठीक भाई, तो इसमें आपको देख रहे हैं कि एक स्पीड दी हुई है, एक स्पीड दी हुई है और स्पीड के साथ साथ दिशा भी दी हुई है। इसका मतलब ये चाल ना रहकर, ये स्पीड ना रहकर क्या हो गया है भाई, ये हो गया है वेग। ये क्या कहेंगे हम इसको, वेलोसिटी। ठीक है, जैसे हम सुनते रहते हैं कि हाँ नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब नदी जाहिर सी बात है एक निश्चित दिशा में ही बह रही होगी। ठीक है, अगर हम कहें बंदूक से निकली गोली इतने का वेग इतना है, तो इसका मतलब वेग जैसे हम कह देंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि किसी निश्चित डायरेक्शन में ही कोई वस्तु चल रही है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम कहें जो है कि हवा का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जाहिर सी बात है हवा किसी दिशा से चल रही होगी। जैसे हम वेग कहेंगे तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि वेग जो है एक निश्चित दिशा में ही कोई वस्तु गति कर रही होगी। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। संवेग, संवेग क्या होता है? संवेग ये भी वेग के कारण उत्पन्न होता है। वेग के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का धक्का है, एक प्रकार का बल है। ठीक है, जैसे अगर हम कोई चीज़ बहुत तेज़ी के साथ फेंकते हैं तो हाथ को घुमा कर फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? ताकि उसमें संवेग आ जाए। ठीक है ना, कोई वस्तु वेग के साथ अगर चल रही है तो जाहिर सी बात है उसमें संवेग जरूर है। ठीक, आप दौड़ते हुए जाएंगे, कहीं दीवार से टकरा जाएंगे तो आपके सर में चोट लग जाएगी, इसका मतलब आप में संवेग था। संवेग एक प्रकार का टकराव वाला धक्का होता है जो टकराने के बाद पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। जब आप टकराते हैं कहीं पर तो पता चलता है। गाड़ी लेकर जा रहे हो, 10 की स्पीड से जा रहे हो, टकराए कोई दिक्कत नहीं। 50 की स्पीड से जा रहे हो, टकराएंगे, आप पता चलेगा हाँ कोई झटका हमको लगा। तो वही क्या है, वही संवेग है। आवेग की अगर बात की जाए तो आवेग का मतलब होता है ये भी एक प्रकार का बल होता है जो किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, ब्रेकर आया, ब्रेकर ने हचाक से एक धक्का दिया, थोड़े समय के लिए धक्का दिया लेकिन बड़ा खतरनाक होता है। वही क्या था, वही था आवेग। आप कूद रहे हो कहीं पर, जैसे कूदे धड़ाम से फर्श पर गिरे तो आपके पैर में चोट आई थोड़े समय के लिए, वही क्या है, आवेग। लगता थोड़े समय के लिए है लेकिन ये खतरनाक, दोनों खतरनाक होते हैं। ठीक है ना। त्वरण क्या होता है? त्वरण जो है जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट की, पता लगा कि मैंने 0 से स्टार्ट की, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब त्वरण बढ़ रहा है। ठीक है, और पता लगा आगे ब्रेकर दिखा तो हमने जो है अपनी स्पीड डाउन की और ब्रेकर जब पहुंचा तो पता लगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमने ब्रेकर को क्रॉस किया। ठीक, तो यहाँ आप देखना चाह रहे हो कि जैसे वेग हमारा बढ़ रहा है, पहले वेग बढ़ा फिर वेग घटा, इसका मतलब त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। पहले हमारा वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब त्वरण धनात्मक है, फिर हमने ब्रेकर देखा, हमने स्पीड लो की, इसका मतलब हमने उसमें त्वरण उत्पन्न किया, वो मंदक के रूप में। अभी सारी चीज़ों पे हम फिर से बात करेंगे। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को, जैसे दरवाज़ा है, देखो बल आघूर्ण से संबंधित समझो। जैसे मान लीजिए दरवाज़ा है ऐसे, तो ये दरवाज़ा जो है, दरवाज़ा ऐसे घूम रहा है, यहाँ से इससे इस वाले अब एक्सिस से घूम रहा है, बंद हो रहा, खुल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कब्जा लगाया गया होगा, यहाँ पर कब्जा लगाया गया होगा। ठीक है ना, तो ये कब्जे के सहारे अपने अक्ष पे घूम रहा है, अपने अक्ष पे, अपने धुरी पर क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो कोई वस्तु जो अपने धुरी पर घूमती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, बल आघूर्ण की। आप लोगों ने जांता या हाथ वाली चक्की देखा ही होगा, इस तरीके से ऐसे होती है। अब इसमें जो है एक हैंडल यहाँ पर लगाते हैं ऐसे, अब इस हैंडल से घुमाते हैं तो ये धुरी है इसकी, इस धुरी की परिता ये जांता क्या करता है, गति करता है। तो यही कहलाता है बल आघूर्ण। किसी वस्तु को उसके अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, बल आघूर्ण कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करें भार की। भार क्या होता है? भार एक प्रकार का बल होता है जो उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। ठीक है ना, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। ठीक, भार कैसी राशि है, तो भार सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। गुरुत्वाकर्षण बल ये भी एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। घर्षण बल दो सतहों के बीच उनकी प्रकृति का विरोध करने वाला एक बल होता है जो काम करता है। तो अभी मैं आगे इन चीज़ों पर डिस्कस करूँगा। अभी मैंने केवल ये आपको सिखाया कि ये जो राशियाँ हमने लिखी हुई हैं ये सब कैसी राशि हैं, तो ये सब जो हैं सदिश राशि हैं। विस्थापन, बल, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, बल आघूर्ण, भार, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण, ये सब क्या होते हैं, ये सब होती हैं सदिश राशियाँ।
सदिश राशियों का मतलब एक निश्चित दिशा में काम करती हैं और इनके साथ जो है इनका कोई संख्यात्मक मान भी होता है। ठीक, बात क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अदिश राशियों पर। अदिश राशियाँ क्या होती हैं भाई? अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है, उनमें दिशा नहीं होती। चलिए देखिएगा, सदिश और अदिश राशियों को आप बाई प्रैक्टिकल भी जान सकते हो। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, मैंने जो भी घटनाएं बताई उसके आधार पर भी आप देखोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी चीज़ें आप खुद ही समझ जाओगे, है ना। चलिए देखिएगा, अदिश राशियाँ। इनमें क्या होता है, इनमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना, केवल और केवल उनके संख्यात्मक मान से काम चल जाता है। परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान। ठीक है, जैसे कौन कौन सी राशियाँ होंगी? जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, आयतन, घनत्व, ताप, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ताप, विद्युत धारा, दाब, प्रेशर, कार्य, वर्क, ऊर्जा। ठीक है, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ऊर्जा हो गया, ऊष्मा, ऊष्मा। तो ये सभी राशियां जो आपको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सामर्थ्य। ठीक भाई, ये सभी राशियाँ कैसी राशियाँ हैं? ये सब की सब अदिश राशियाँ हैं। इनमें परिमाण केवल ज़रूरत होता है। जैसे हमने दाब लगाया तो पता लगा, हमने कहा कि हाँ 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर का हमने प्रेशर लगाया किसी वस्तु पर। ठीक है ना, जबकि अभी बल कैसी राशि था? बल जो है वो सदिश राशि था, लेकिन दाब जो है ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, सामर्थ्य, विद्युत धारा, ताप, घनत्व, आयतन, ये सब के सब कैसी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। उसमें मैंने जो 6-7 बताया आपको सदिश राशियों में, उतना याद रखिएगा, वहीं से सवाल बनता है। बाकी उसके अलावा जो भी राशियाँ बचती हैं वो सब कैसी राशियाँ होती हैं? वो के सब होती हैं अदिश राशियाँ। अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल इनके संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे द्रव्यमान की हम बात करें, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है? द्रव्यमान और इधर भार। ठीक, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है ना, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है ना, भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, या इसको जो है किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, है ना, क्या बोलेंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सॉरी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी को तो न्यूटन कहते हैं। तो भार का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको न्यूटन कहा जाता है। तो जब भी हम लोग जैसे कोई चीनी वगैरह लाने जाते हैं तो कहते हैं कि हमको 2 किलोग्राम चीनी दीजिए, इसका मतलब हम भार नहीं मांग रहे हैं उससे, द्रव्यमान मांग रहे हैं कि चीनी 2 किलोग्राम दीजिए, मतलब उसका चीनी का जो द्रव्यमान है वो 2 किलोग्राम है। आई बात समझ में? तो भार को बताने के लिए जैसे भार कहा जाएगा तो हमें समझ जाएंगे कि हाँ, भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी के द्वारा हमारे ऊपर लगाया जाता है या किसी वस्तु पर लगाया जाता है। ठीक, सीधा सीधा समझ सकते हैं कि अगर हम जो है धरती पर हैं तो बोझ हैं, वही भार होता है। ये भार अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। ठीक है ना, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है ये पृथ्वी पर हर जगह सेम होता है। क्लियर है बातें भाई? चलिए, तो ये हो गई अदिश राशियाँ। चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा, चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। समझ रहे हैं ना? ऑफलाइन क्लासेस में हमारे स्टूडेंट्स बड़े चाव से साइंस को पढ़ते हैं, तो आप लोग भी पढ़ोगे यहाँ से और चीज़ों को समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ें, बताइए। चलिए आगे चलते हैं। सदिश और अदिश राशियों के बाद जो होता है, कुछ पद्धतियाँ मापन की अपनाई गई थी लोगों के द्वारा, और इनसे सवाल हमारे एग्ज़ाम में बनते रहते हैं।
तो देखिएगा मापन पद्धतियाँ, मापन पद्धतियाँ, मापन पद्धतियाँ आपको 3 पढ़ना है। पहली पद्धति पढ़ना है सीजीएस, दूसरी पढ़ना है एफपीएस, और तीसरा पढ़ना है एमकेएस। ठीक है, ये 3 जो मेन राशियाँ थी कौन कौन सी, एक तो जो है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय, इनको आधार माना गया और इनके आधार पर 3 मापन पद्धतियाँ बनाई गई। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मेन ज़रूरत इन्हीं 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा होती थी हम लोग। फिर विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ा, चीज़ों की आवश्यकता हमारी बढ़ती गई, नई नई पद्धतियाँ विकसित होती गई। ठीक है, शुरुआत में मानव को इन्हीं 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। एक लंबाई मापने के लिए, दूसरा किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए और तीसरा समय को मापने के लिए। तो ये 3 पद्धतियाँ जो है लोगों के द्वारा अपनाई गई, विश्व में इनका प्रचलन था। कौन कौन सी? एक सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाली, सी का मतलब सेंटीमीटर, और द्रव्यमान को किस में मापते थे? ग्राम में, और समय को सेकेंड में, एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पौंड में, और समय को सेकेंड में मापते हैं। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। क्लियर है बातें? आई बात समझ में? ये जो एफपीएस पद्धति है इसका प्रचलन जो है ब्रिटेन में था। ये सवाल पूछा गया है कि एफपीएस पद्धति का, फुट पौंड सेकेंड पद्धति का प्रचलन कहाँ पर था? तो ये था जो है ब्रिटेन में। ठीक, अब भाई जैसे हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आया तो हमने लंबाई को मीटर में माप के दे दिया, वो अपने यहाँ गया फिट में माप रहा है, तो वेरिएशन बढ़ जाते थे। तो इसी के चलते जो है एक अंतर्राष्ट्रीय माप तौल संघ की स्थापना की गई। ठीक है, 1967 में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय माप तौल संघ की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय माप तौल संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? फ्रांस में है। इसने ये बताया कि भैया अगर ऐसे चीज़ों को हम मापते रहे तो अलग अलग देशों में वेरिएशन आ जाएगा कि लंबाई को यहाँ फिट में माप रहे हैं, वहाँ मीटर में माप रहे हैं, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो इन्होंने कहा जो है कि हम एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बना देते हैं और उसी आधार पर आप चीज़ों को मापिएगा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय संघ ने मापन की एक अलग पद्धति बनाई, किसको परिवर्तित करके? इसी एमकेएस वाली चीज़ों को परिवर्तित करके जो है इसने इसी एमकेएस वाली पद्धति को परिवर्तित करके एक नई पद्धति बनाई, जिसको जो है हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। या इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति क्या है? इसी एमकेएस पद्धति का बदला हुआ रूप है। इसी एमकेएस पद्धति का बदला हुआ रूप है, जिसको हम कहते हैं एसआई पद्धति। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, एक बात आपको बताऊं कि जैसे आपसे पूछा जाए बल का मात्रक क्या होगा, तो बल बराबर होता है F इंटू ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? F बराबर M इंटू ए। देखो भाई, बल जो होता है ये बराबर किसके होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण के। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और ए का मात्रक त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बल का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह एमकेएस पद्धति का मात्रक है, जबकि ये न्यूटन किसका मात्रक है? एसआई पद्धति का मात्रक है। आई बात समझ में?
ऐसे ही कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। तो कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, लेकिन इसको हम बोलते हैं जूल। तो जूल जो है ये एसआई पद्धति का मात्रक है, जबकि न्यूटन मीटर एमकेएस पद्धति का मात्रक है। क्लियर है बातें? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि इसी एमकेएस पद्धति को बदल कर जो है एसआई पद्धति बना दी गई, और वर्तमान में इसी का यूज जो है विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक भाई, चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही, ज़रा बताइए हमको एक बार। चलिए, तो इतनी चीज़ों को आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, और बाकी चीज़ों पे हम कल डिस्कस करेंगे। कल की क्लास और इससे बेहतर मैं करूँगा, थोड़ा टाइम और दूंगा आप लोगों को। अभी मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकें, चीज़ों को समझ सकें। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद सभी को।